नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और साथियों बता दें कि अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों को, प्रमुख प्रश्नों को। तो कहा जाता है कि मानव का शरीर जो है का तापमान कहता है क्या होता है साथियों, तो जाड़े में घटता है या फिर गर्मियों में बढ़ता है। तो मनुष्य का शरीर का जो है तापमान साथियों सभी जो मौसम में एक जैसा रहता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी से सुस्पष्टतः ट्रैक किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के माध्यम से। अगले सवाल को देखें। विश्व की सबसे महंगी धातु, तो साथियों 2015 ईस्वी में जो है खोज की गई थी विश्व की सबसे महंगी धातु। हालांकि धातु तो पूर्ण रूप में नहीं है, तो ये नामकरण दिया गया था इनका एडोहेड्रल फुलरिन। अगला सवाल देखें। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो ये होते हैं साथियों सौर सेल। अगला सवाल देखें। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है साथियों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल देखें। दूध का धवल रंग अर्थात सफ़ेद रंग होता है कैसिन के उपस्थिति के कारण से। अगला सवाल है। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की, क्योंकि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। अगला सवाल है। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। अगला सवाल देखें। कांच क्या है, तो साथियों कांच जो है एक अतिशीतित द्रव्य है। अगला सवाल देखें। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है, तो संक्रमण से जो है साथियों शरीर का जो है प्रतिरक्षा प्रणाली से लड़ता है। अगला सवाल है। शरीर का उपयोग शीशे का उपयोग किया जाता है, तो साथियों शीशे का जो है उपयोग किया जाता है प्रकाश के संचरण हेतु, प्रकाश को गुजरने के हेतु। अगला सवाल है। प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है, तो ये है साथियों प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया जो है ये प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। अगला सवाल है। नांगल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नांगल साथियों ये जो है उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, तो वो साथियों कठोर जल कहलाते हैं। कठोर जल दो प्रकार से होते हैं जल की कठोरता, अस्थाई और अस्थाई। अगला सवाल देखें। निम्न यंत्र में से किसके द्वारा जो है विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा किया जाता है। जबकि हवा के साथियों शक्ति एवं घनत्व जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और गैसों का दाब मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, विभव वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल देखें। फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है, तो फास्फोराइट है, फ्लोयोरापाइटाइट है, और उसके बाद क्लोरापाइटाइट है, जबकि ग्रेनाइट नहीं है। अगला सवाल देखें। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, और देखते हैं साथियों मैचिंग कराते हैं। तो एक तरफ जो है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश है, और एक तरफ जो है उनका राज्य दिया गया है। तो देखते हैं। धनंजय, तो साथियों धनंजय जो है ये नरेश है, और इसका राज्य जो था वो था कुस्तलपुर। उसके बाद है नीलराज, और इनका क्षेत्र जो है राज्य था अवमुक्त। उसके बाद है उग्रसेन, और इनका राज्य क्षेत्र था पालक्का, और विष्णु गोपा का जो है राज्य क्षेत्र था कांची। अगला सवाल देखें। जहांगीर ने मुख्यतः निम्न में से किस कला को संरक्षण दिया, तो जहांगीर ने मुख्यतः चित्रकला को संरक्षण दिया। शाहजहां स्थापत्य कला को संरक्षण दिया था, हिंदी साहित्य का संरक्षण दिया था अकबर ने। अगला सवाल देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था, और प्रथम जो है सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया था। बिमस चंद्र बनर्जी इनके अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखें। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो ये साथियों 7 वर्ष में जो है पूरा किया गया था। अगला सवाल है।
मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये बात तो सत्य है और ये जो जानकारी मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक से मिलता है, जो कि मेगास्थनीज भारत भ्रमण पर आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला सवाल देखें, भारत में कागज़ का प्रयोग कब हुआ था प्रारंभ? तो 12वीं शताब्दी में कागज़ का प्रयोग का प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखें, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। अगला सवाल, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब ब्रिटेन में जो है प्रधानमंत्री कौन था? तो यह था लॉयड जॉर्ज। अगला सवाल देखें, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो साथियों बघेरा विद्रोह जो है 1819-20 में हुआ था और ये हुआ था बड़ौदा गुजरात में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है हड़प्पा का बंदरगाह था? तो सुतकोटदा और लोथल, ये हड़प्पा का जो है बंदरगाह था, तो लोथल जो है आपका ऑप्शन में मौजूद है। अगला सवाल देखें, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रांतीय सरकार का जो गठन किया गया था पहली बार तो वो 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगले सवालों को देखें, करो या मारो का संबंध है साथियों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से गांधी जी के द्वारा यह प्रसिद्ध नारा दिया गया। उसके बाद है एतमादुद्दौला का मकबरा। तो ये साथियों एतमादुद्दौला जो है ये नूरजहाँ के पिता थे, तो इनका जो है कब्र अर्थात मकबरा नूरजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया है जो कि आगरा में है। अगला सवाल देखें, और नूरजहाँ के द्वारा ही साथियों जहांगीर का भी मकबरा बनवाया गया था। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो ये साथियों सोशलिस्ट पार्टी से थे। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है किन प्रांतों से किया था? तो सिपाहियों का चयन जो किया था सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने, वो था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, क्योंकि इनको जो है इन्होंने सहायता प्रदान किया था अंग्रेज़ों का 1857 के क्रांति में। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो ये था विंस्टन चर्चिल। अगला सवाल है साथियों कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गांधी इरविन समझौता, ये इरविन के समय सत्य है, और शिमला वार्ता योजना ये हुआ था साथियों लॉर्ड वेवेल के समय में, शिमला सम्मेलन, तो यही मेरा जो है आंसर होगा। और लिटन के समय में तो दिल्ली दरबार ये सत्य है, और कर्जन के समय में यंग हस्बैंड मिशन गठित हुआ था 1903 ईस्वी में, ये भी सत्य ही है। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों वन दिया गया है, वन का प्रकार, एक तरफ जो इनका क्षेत्र दिया गया है, इनको मैचिंग कराते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय वन ये पाया जाता है साइलेंट वैली केरल में, शंकु वृक्ष वन ये हिमाचल प्रदेश में, कच्छ वनस्पति ये सुंदर वन, और ये पतझड़ी वन पाया जाता है राजस्थान में। अगला सवाल देखें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक जो है कॉफ़ी का जो है अकेले पैदा करता है? तो ये है कर्नाटका। अगला सवाल है, एक तरफ जो है ज्वालामुखी दिया गया है, एक तरफ इनका जो है क्षेत्र है। तो साथियों एटना जो है ये इटली के सिसिली में पाया जाता है। उसके बाद एटना जो है सिसिली में, और फिर विसुवियस इटली में। उसके बाद साथियों आपका है यूरीबस, तो ये जो है यूरीबस पाया जाता है राष्ट्रद्वीप में, और कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। अगला सवाल देखें, वृक्षादित्य क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो साथियों वृक्षादित्य जो है सर्वाधिक क्षेत्र है पूर्वी डेक्कन में। अगला सवाल है, भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए, भारत की काली मिट्टी जो है कहता है किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? तो कपास की फसल के लिए उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा आंध्र प्रदेश में कपास है, हालांकि कपास का उत्पादन सर्वाधिक गुजरात में होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो मृत सागर में जो है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अधिक लवणता है 238%। उसके बाद तुर्की के वान झील में साथियों पाया जाता है लवणता जो कि सर्वाधिक है 330%। अगला सवाल देखें,
सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है नदियाँ। अगला सवाल है भारत, ये साथियों की तरफ जो है वन का प्रकार दिया गया है और एक तरफ जो है इनका क्षेत्र दिया गया है, जगह। तो इनको मैचिंग कराते हैं, तो मैचिंग कराते हैं साथियों। तो ये जो है आपका कहता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये पाया जाता है साथियों शिलोंग के जो है पठार में, शिलोंग के पठार और सहादरी में। और मानसून वन पाया जाता है साथियों छोटा नागपुर के पठार और शिवालिक में। और शीतोष्ण जो पाया जाता है साथियों ये पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में। फिर कच्छ जो है मैग्रोव कहते हैं, ये बंगाल में पाया जाता है सुंदरवन में, तो बंगाल, पश्चिम बंगाल और तराई में। अगला सवाल देखें, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को साथियों सहादरी के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है खेती के अंतर्गत जो है क्षेत्र के अनुसार भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल वो है चावल। अगला सवाल है दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। अगला सवाल है केसर का जो है मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो निःशेषनीय स्रोत से संबंधित है। अगला सवाल है निम्बू बाजगो नामक बांध जो है ये सिंधु नदी पर है जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था तो उस समय कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे साथियों PN भगवती, और ये पेश किया गया था 1979 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, मैचिंग कराने के लिए कहता है साथियों, तो मैचिंग कराते हैं। तो ये जो है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये किस संविधान संशोधन में दिया गया था, तो ये दिया गया था 38वां संविधान संशोधन में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया था 44वां संविधान संशोधन में। फिर कहता है मताधिकार की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दिया था, तो ये था साथियों 61वां संविधान संशोधन में, 61वां संविधान संशोधन में। फिर है उद्देशिका में जो है पंथ निरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगला सवाल देखें, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है साथियों ये बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता समिति 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज लाया था। और GVK राव समिति ये 1985 में आया था और ये चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज लाया था। LM सिंधवी समिति जो कि 1986 में आया था और ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद है 20 और 21, जिसे जो है किसी भी समय निलंबित नहीं किया जा सकता है, अन्यथा और सब मूल अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रीय आपात के समय। अगला सवाल है मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो है विस्तार का सही क्रम क्या है, तो साथियों पश्चिम से पूर्व में जैसे सतपुड़ा होगा साथियों, और महादेव होगा, फिर मैकाल होगा, उसके बाद छोटा नागपुर के पठार होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ, 2 अक्टूबर 1859 को राजस्थान के नागौर जिला से। उसके बाद दूसरा हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो साथियों ये केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, वो अनुच्छेद है 15, 16, उसके बाद 19, उसके बाद 29। ये 4 अनुच्छेद जो है केवल भारतीय को है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो आपका 19 वाला दिया हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने के अधिकार जो है, तो यही होगा राइट आंसर B। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है, तो साथियों ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय किया जा सकता है। अगला सवाल देखें, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ था साथियों संसदीय कानून के द्वारा से, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है तो संवैधानिक नहीं होगा, ये संसदीय कानून के द्वारा किया गया था।
आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, जिसके तहत 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला सवाल, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी न सदस्य होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के महान्यायवादी। अगला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। अगला सवाल देखें, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के माध्यम से, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। अगला सवाल देखें, 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को जो है जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर। अगला सवाल है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति यह है भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला सवाल, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो साथियों, संघीय वित्त आयोग जो है वो राज्य के साथ साथ केंद्र के बीच जो है वित्त का जो है विभाजन करता है, देखरेख करता है। अगला सवाल, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो साथियों, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वरिष्ठ न्यायाधीश जो होगा वही राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में कहता है कौन सा कथन सत्य है? साथियों, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तन या नहीं है, ये तो सत्य है। फिर उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापना करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी सत्य है। उसके बाद है, उद्देशिका उन स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना पदाधिकार प्राप्त करता है, ये भी सत्य ही है। अर्थात इसका ऑप्शन जो है 1, 2, 3 यानी सभी सत्य ही है। अगला सवाल देखें, कहता है बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजी किसे कहते हैं? बैल पूंजी किसे कहते हैं? तो साथियों, ऐसे किसान को बैल पूंजी कहते हैं उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है, इसी को हम बैल पूंजी कहेंगे। अगला सवाल देखें, 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अगला सवाल देखें, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष था 2002 में। अगला सवाल देखें, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है इंडेंट से। अगला सवाल है, एक्चुअरीज शब्द संबंधित है? तो साथियों, एक्चुअरीज जो संबंधित है यह है बीमा क्षेत्र से। अगला सवाल है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। अगला सवाल देखें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है और वो समस्या है असंगठित क्षेत्र का। अगला सवाल देखें, कहता है शब्द को संक्षेप में क्या इस शब्द से यानी कि TRIMS ट्राइम से क्या बनता है? तो साथियों, ट्राइम से जो बनता है वो है आपका व्यापार संबंधित निवेश उपाय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो ये साथियों, ये जो है संबंधित है, ये है सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम जो है ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है और ये 1980 ईस्वी में लाया था। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से कुछ यात्रियों को लेकर चलती है और स्टेशन बी पर 10% यात्री उतार देते हैं और 100 यात्री फिर चढ़ा लेते हैं। फिर स्टेशन सी पर 50% यात्री को उतारते हैं और 25 यात्री चढ़ाते हैं। फिर स्टेशन डी पर 50% को उतारते हैं और 50 चढ़ाते हैं। इसके बाद जो है कुल उसको पास 200 बच जाता है। तो कहता है स्टेशन पर चढ़ने वाले यात्रियों की कुल संख्या कितनी थी? तो चलिए साथियों, इसको जो है हम ऑप्शन से उठाते हैं, जैसे कि 500 को रखते हैं। तो 500 का रखते हैं तो देखेंगे कि बाद में 200 बचता है या नहीं।
500 को जैसे मैंने यहाँ पर उठाया तो स्टेशन बी पर पहुँचे तो 500 का जो है 10% निकालेंगे तो होता है 500 का 10%, 10/100 करेंगे तो हो जाएगा 50। अर्थात 50 को हमने उतार दिया स्टेशन बी पर और 100 चढ़ा दिया, तो 500 में से 50 गया तो 450 प्लस 100 को चढ़ाया तो हो जाएगा 550। अब 550 में कहते हैं स्टेशन सी पर 50% को उतारते हैं और 25 चढ़ाते हैं, तो 50% इसका उतारेंगे आधा, तो आधा होगा मेरा कितना 275, और 275 हो गया बचा हुआ है, और 25 को फिर चढ़ाते हैं तो 275 प्लस 25 करेंगे तो हो जाएगा कितना 300 हो गया। उसके बाद स्टेशन डी पर आएंगे तो फिर 300 में 50% को उतारेंगे, तो 300 में 50% को उतारेंगे तो बचेगा मेरे पास 150। फिर कहता है 50 को जो है उस पर चढ़ाते हैं, यानी कि 300 है, 300 का 50% यानी कि 150 यहाँ पर बचा हुआ है, 150 उतारे हैं तो 150 बचा हुआ है, और 50 फिर चढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 तो इक्वल टू 200 हो जाएगा। इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें। ए तथा बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, तो इसकी आयु का योग भी दिया गया है साथियों। तो आयु का योग जो है 44 है, और 8 वर्ष बाद कहता है उनका अनुपात क्या होगा, तो हम निकाल लेते हैं। 6×5 11 दिया गया है और योग है 44, तो 11 से भाग देंगे साथियों 44 में तो आ जाएगा 4, और 4 आएगा तो 4×6 = 24 और 4×5 = 20, 24 और 20 आएगा साथियों अनुपात, और 8 वर्ष बाद कर रहा है तो 24 8 होगा 32, फिर 20 8 28, तो साथियों इस प्रकार से क्या होगा 8×4 = 32, 7×4 = 28, तो आपका 8:7 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद साथियों ये भी जो है हिसाब जो है ये भी आपका सवाल 6:5 में है और योग 44 है, और ये 8 वर्ष बाद तो 8:7 होगा, क्योंकि सेम ही हिसाब है। अगला सवाल देखें। कहता है 3 वार्षिक परीक्षाओं में से जिसमें प्रत्येक का कुल योगांक 500 है, तो एक विद्यार्थी की प्रथम व द्वितीय वार्षिक परीक्षा में 45% और 55% अंक हासिल करता है, लेकिन उसे 60% समग्र औसत प्राप्त करने के लिए तीसरी विषय वार्षिक परीक्षा में कितना अंक लाना चाहिए। तो साथियों 60% जो है और तीसरी 3 सेमेस्टर में हो रहा है, 500 को प्रत्येक सेमेस्टर है, तो आपका जो है 1500 कुल मार्क हो गया, और जिसमें 60% लाना है। 60/100 करेंगे तो यह 200 ना कट जाएगा, तो 15×6 = 90, यानी कि आपको 900 अंक की आवश्यकता है। तो 900 की आवश्यकता है, तो पहले वाला 500 में आपने 45% हासिल किया, फिर दूसरे वाले 500 में 55%, 45-55 जोड़ेंगे तो 100%, अर्थात 200 में आपने 100% हासिल कर लिया 200% में। इसका मतलब है कि 1000 का आधा अंक आपने हासिल कर लिया, 1000 का एग्ज़ाम दिया और 500 अंक आपने हासिल कर लिया, और आपको कितना अंक की ज़रूरी है 900 पुराने में, तो 400 करेंगे तो आपका हो जाएगा 900, जो कि 60% होगा 1500 का, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है साथियों कि 2 पर पावर जो है 2x + 4 है, फिर जो है 16 पर पावर x है, तो 2 पर पावर x बराबर है किसके बराबर। तो साथियों 2 पर पावर यहाँ पर जो है आपका जो है 2x + 4 दिया हुआ है, और 2 पर पावर यहाँ पर रखेंगे तो 4 रखना होगा, 4x होगा, तो 2x + 4 2x + 4 बराबर होगा यहाँ पर 4x, क्योंकि 2 पर पावर 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 4x, और 4x उधर रहेगा, और इधर 4x में से ये 2x माइनस होगा, तो यहाँ पर होगा 2x, यह इधर होगा बराबर 4, तो x को ये 2 कटेगा तो 2 बार में, तो 2x बराबर मेरा मान आ गया 2, लेकिन कह रहा है x बराबर अगर 2 है तो x² बराबर कितना होगा, तो साथियों x² बराबर हो जाएगा मेरा 4 आंसर। अगला सवाल देखें। ये श्रृंखला दिया गया है, इनमें कहता है लुप्त संख्या को बताना है। 2 2 4, फिर एक अंक के बाद जो है छोड़ा हुआ है 6, तो फिर एक अंक के बाद यहाँ पर होगा साथियों 8। अब देखिए फिर 15 में से 3 गया तो 12, 12 में से 5 गया तो 7, और फिर 7 में से साथियों अब जो है 7 जाएगा, क्योंकि
3 गया, फिर 2 बढ़ के 5 गया, फिर 2 बढ़ के 7 माइनस होगा तो हो जाएगा यहाँ पर 0। तो 8 0 ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला सवाल देखें, कहता है एक क्रिकेट की श्रृंखला में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है हमने 2 यहाँ पर लिख देते हैं माइनस। फिर कहता है वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 2 बार हराया, तो भारत में जो है यहाँ पर हमने 2 बार माइनस दे दिया। फिर कहता है ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार हराया, तो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 2 बार हराया, तो ये भी दे देते हैं। फिर कहता है 2 बार हराया। फिर कहता है जबकि भारत ने वेस्ट इंडीज़ को व न्यूजीलैंड को 2 बार हराया, तो न्यूजीलैंड भी 2 बार हारा है। फिर वेस्ट इंडीज़ को 2 बार हराया, तो यहाँ भी 2 बार फिर आ गया, इंडिया भी हराया वेस्ट इंडीज़ को। कहता है तो कौन सा देश जो है सर्वाधिक मैच हारा है। तो वेस्ट इंडीज़ यहाँ पर देख लिए हैं कि 2 बार, एक बार तो आप 2 बार तो है भारत से हारा और 2 बार ऑस्ट्रेलिया से, तो 4 माइनस में चला गया, तो वेस्ट इंडीज़ जो है सर्वाधिक हारा। अगला सवाल देखें, इनका साथियों परमकारीकरण के कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4 + 2√2, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखें, तो ये है साथियों, कहता है ABCDEF है और G एक पंक्ति में खड़े हैं। कहता है G के दाएं और B के बाएं हैं। G जो है साथियों, G जो है आपका क्या है, G यहाँ पर लिख देते हैं। G जो है D के दाएं है और B के बाएं हैं, ये तो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद कहता है A C के दाएं है। A जो है यहाँ पर C यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर A दे देते हैं। A C के दाएं हो गया, कहता है दाएं है। और कहता है A और D के बीच में एक बच्चा है। उसके बाद कहता है B और E के बीच में 2 बच्चा है। B और E के बीच में 2 बच्चा है। तो यहाँ पर जो है E को हम दे देते हैं, यहाँ पर E सेट कर देते हैं, तो A और D के बीच में जो है एक बच्चा आ गया और B और E के बीच में भी 2 बच्चा आ गया। तो इस प्रकार से ये जो है आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बचा हुआ F है तो F हो जाएगा। देखिए 3 2 5 2 सातों को बैठा दिया। फिर कहता है कि बीच में कौन होगा, तो बीच में साथियों यहाँ पर देख लीजिए कि D है, तो D होगा बीच में। अगला सवाल देखें, कहता है यदि किसी घड़ी के समय 11:15 बजे घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई के विपरीत दिशा में कौन सा दिशा होगा। ये घड़ी हो गया मान लेते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर साथियों दक्षिण है, यहाँ पर जो है पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका 11:15 है, यहाँ पर एक घड़ी सुई है और एक यहाँ पर है मिनट वाली। अगर आपने इन दिशा को जो है पूर्व मान लिया है, तो ये आपका जो है साथियों, ये दिशा आपने अगर पूर्व मान लिया है, जबकि पूर्व यहाँ है, तो आपका जो है उत्तर दिशा पर यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो है उत्तर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा। तो अगर इस यहाँ पर जो आपने पूर्व माना, तो यहाँ पर साथियों है दक्षिण दिशा, यहाँ पर है अभी दक्षिण दिशा हो गया। तो दक्षिण के विपरीत कहता है, सुई के विपरीत यहाँ पर हो जाएगा उत्तर दिशा, तो आपका उत्तर दिशा हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ए उधर साथियों चतुर्भुज दिया हुआ था और कहता है AB और DC समानांतर है। तो कहता है त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर है और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो CDO का क्षेत्रफल क्या है। तो साथियों BCD माइनस कीजिएगा AOD, तो हो जाएगा 4 - 3 कीजिएगा, 7 - 4 कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा त्रिभुज CDO का क्षेत्रफल जो कि होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखें, ये साथियों थोड़ा सा बहुत लंबा हिसाब है। चलिए, ये जो है दिए गए मानदंडों का कहता है बहुलक क्या होगा। बहुलक जिसकी संख्या ज़्यादा होगा वही होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 1 7 2 और 7 3, 7 का 3 बार चर्चा हुआ, तो 7 बहुलक है क्योंकि बहुत बार आया। अगला सवाल कहता है, देखिए इसमें से कितना जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। ए से साथियों कितना बढ़ गया है, तो D आया है। A B C D 3 बढ़ा है, फिर यहाँ से 3 बढ़ा है, फिर यहाँ से 3 बढ़ा है, फिर यहाँ 3 बढ़ा है, फिर M से 3 बढ़ेगा तो M
NOP, फिर P से 3 बढ़ेंगे QRS, तो अंतिम में S आएगा वही होगा। तो यही तो मेरा आंसर आ गया A नंबर। अगला सवाल देखें, कहता है सभी कलाकार सनकी होते हैं और कुछ कलाकार औषध व्यसनी होते हैं। सभी कलाकार सनकी होते हैं, यहाँ पर साथियों कलाकार हो गया और ये जो है सनकी हो गया, सनकी। अब कहता है कि कुछ कलाकार लोग औषधीय होते हैं, कलाकार लोग यहाँ पर औषधीय हैं। तो ऑप्शन में क्या कहता है, कलाकार। उसके बाद कहता है कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के औषधीय व्यसनी होने की संभावना रहती है। तो ये आपका ऑप्शन जो है इस प्रकार से बनाएगा वेन डायग्राम, तो होगा क्या, कुछ औषधीय जो है व्यसनी सनकी होते हैं, क्योंकि औषधि और व्यसनी यहाँ पर होते हैं और सनकी जो है इसके अंदर रहते हैं, तो कुछ हो सकते हैं, यही संभावना होगा। अगला सवाल देखें, कहता है 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देखते हैं साथियों, यहाँ पर फरवरी पूर्ण नहीं लिया गया है, तो आपको टेंशन भी नहीं है कि ये सम है कि विषम है, शताब्दी में है कि क्या है। तो फरवरी 18 तक लिया गया है, अगर पूर्ण लेता तो घटने बढ़ने वाली बात होता। चलिए 98 आएगा तो 1 बढ़ेगा, फिर 99 में 1 बढ़ेगा, फिर 2000 में 1 बढ़ेगा, तो 1 2 3 बढ़ेंगे मंगलवार से, वही होगा मेरा दिन। तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है 20 रुपया में 25 सेब की दर से खरीदता है और 25 रुपया में 20 की दर से बेचता है, तो लाभ क्या होगा। तो चलिए इनको बनाते हैं। यहाँ पर 20/25 कीजिएगा, फिर गुना 20/25 कीजिएगा, क्योंकि रुपया बटे समान, फिर होगा बटे में रुपया बटे समान, तभी आपका जो है आंसर आएगा। बटे यहाँ पर कीजिएगा 100/x। अगर 100 से जितना अधिक होगा तो उतना लाभ होगा और जितना कम होगा तो उतना हानि होगा। इनको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 56.25%। आपका आएगा 156.25%, लेकिन वृद्धि जितना हुआ वही लाभ हुआ। अगला सवाल देखिए, कहता है रूट अंडर में है 841 और रूट अंडर में है 3249। कहता है इसके मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या जो भी हैं सब प्राकृत हैं। तो ये साथियों 29 का वर्ग है और ये है आपका 57 का। तो 29 और 57 ये दोनों को छोड़ते हुए कुल मिला के 27 संख्या इसके बीच होगा। अगला सवाल देखें, नीदा फाजिल का पुत्र है और फाजिल मेहर का भाई है। तो और खैफ जो है मेहर का पति है। इसका मतलब है कि मेहर महिला है और फाजिल मेहर का भाई है और निदा फाजिल का पुत्र है। तो कहता है मेहर निदा का क्या है। तो मेहर जो है निदा का क्या होगा, तो पिता के बहन कौन होगी, बुआ या चाची। अगला सवाल देखें, इसका साथियों आंसर जो है ये जो है इसका आंसर आप बना सकते हैं। तो 2/11 आएगा, चूँकि ये बहुत ही विरल हिसाब है। अगला सवाल देखें, तो निष्कर्ष है साथियों, कथन कारण दिया गया है, इनको थोड़ा सा देखते हैं। तो कहता है कोई जॉकी एस नहीं है। यहाँ पर हो गया साथियों जॉकी और ये हो गया एस। उसके बाद कहता है कोई भी एस क्वीन नहीं है। तो यहाँ पर हो गया क्वीन। अब देखिए निष्कर्ष कहता है कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है। तो साथियों जॉकी क्वीन इसके अंतर्गत हो भी सकता है, लेकिन जॉकी एस नहीं है, ये कथन में है। ये होगा नहीं होगा, ये पूर्ण रूपेण सही नहीं है। उसके बाद कहता है सभी क्वीन जॉकी है। ये भी सभी क्वीन जॉकी या जॉकी सभी जॉकी क्वीन होगा, ये भी कथन इसमें जो है क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ना तो 1 और ना ही 2 निष्कर्ष सही है। अगला सवाल देखें, कहता है 9 ओम का जो है प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाए तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो 9 ओम का प्रतिरोध है कि अगर तार को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध भी स्क्वायर हो जाता है 4 गुना। तो 9 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.25 ओम। अगला सवाल देखें, कूट भाषा में कहता है इसका कूट क्या होगा। तो जैसे C से 1 घटा तो B हो गया और W से 1 घटेंगे तो हो जाएगा V। फिर यहाँ M से 1 बढ़ेगा तो M के बाद
एल एम एक बढ़ेगा तो एच आई यहाँ पर फिर एक बढ़ेगा, फिर ई यहाँ पर जो है एन ओ इधर से एक बढ़ा है तो फिर यहाँ से जो है एफ यहाँ से बढ़ेगा फिर डी ई। तो इस प्रकार से आपका यहीं पर जो आंसर आ गया है डी नंबर। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो साथियों आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।